अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। एक तवील अरसे के बाद ऑपोजिशन जमातों ने अंगड़ाई ली, शहर कायद से एक बार फिर नए सफर का आगाज किया। इनकलाब की सदाएं, इंतखाबात के नारे हैं। सीजन 3 में थ्रिल के इम्कानात के साथ साथ इल्जामात और जवाबी इल्जामात का ना खत्म होने वाला सिलसिला भी जारी है। लेकिन इसके बावजूद अवाम के जहनों में चंद सवालात हैं। क्या पाकिस्तान में सियासी लॉकडाउन खत्म हो गया है? क्या ऑपोजिशन जमातें सियासी करंतना से बाहर निकल पाएगी? क्या पीडीएम को एहतजाज ऑपोजिशन के लिए वेंटिलेटर का काम करेगा? पीपल्स पार्टी के बगैर ऑपोजिशन जमातें कैसे अपने अहदाफ हासिल कर सकेंगी, कैसे टारगेट को हिट करेंगी? क्या ऑपोजिशन हुकूमत गिराने के लिए कोई काबिल अमल स्ट्रैटेजी डिवाइस कर पाएगी, या ये एहतजाज ऑपोजिशन की इलेक्शन मुहिम का हिस्सा है? ये हुकूमत गिराओ मुहिम है या कोई इंतखाबी नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जाएगी? मुस्लिम लीग नून किस बयानिए को साथ लेकर चलेगी? क्या शहबाज शरीफ मजहबी सियासी जमातों का वोट बैंक हासिल करना चाहते हैं? क्या ऑपोजिशन ने सियासत के लिए दुरुस्त वक्त का इंतखाब किया है? क्या मुल्क की सियासत में बड़ी तब्दीली वाक़ई होने वाली है? क्या ऑपोजिशन जमातें डील करने में कामयाब हो गई हैं? क्या एक बार फिर मुल्क में गिरफ्तारियों का मौसम शुरू होने वाला है? इस वक्त हुकूमत मुतमईन है या शहर इक़्तिदार में परेशानियों के बादल मंडला रहे हैं? आज के प्रोग्राम में इन्हीं सवालात का जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं। ऑपोजिशन ने सियासी करंतना खत्म करते हुए शहर इक़्तिदार का रुख करने का ऐलान किया है, और ऐलान किस अंदाज में हुआ है, सबसे पहले उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। हुआ बिजली सस्ती हुई, गैस सस्ती हुई। हमें ये तय करना है कि इस महंगाई के तूफान को रोकने के लिए हमें अब अवामी रेला लेकर जाना होगा और इस्लामाबाद में इसको खसो खचाक की तरह बहाना होगा। ये लोग नाअहल होकर हुकूमत करने का हक नहीं रखते। अब ये काफिला चल पड़ा है, अब रुकेगा नहीं। एक ऐसे वक्त में जब अफगानिस्तान में सियासी तब्दीली के बाद गैर यकीनी की कैफियत है, मुल्क में सियासी मंजरनामे में तब्दीली की बाज़गश सुनाई दे रही है। ऑपोजिशन जमातों का एहतजाजी बयानिया हुकूमत के लिए परेशानी का बाइस बन रहा है। लेकिन आज ही वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने ऑपोजिशन को मुतनब्बे करते हुए लॉन्ग मार्च ना करा दिया है। साथ ही दावा किया है कि इलेक्शन से कबल नैब मुकदमात का फैसला हो जाएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो शेख रशीद अहमद साहब की आज की है, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। लॉन्ग मार्च का वक्त आएगा, उस वक्त फैसला करेंगे। इनकी टाइमिंग ही गलत है। इनकी ट्यूनिंग और टाइमिंग जो है सियासत की कह रहा हूँ, किसी और तरफ ना ले जाए, जो वो गलत है। मुल्क किस तरफ जा रहा है? मुल्क पेशावर की तरफ सियासत जा रही है, ये कराची की तरफ जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि नैब के केसेस अपोजिशन के 2 साल में इलेक्शन से पहले हल होंगे। 2 इंपॉर्टेंट बातें शेख रशीद अहमद साहब कर गए हैं। कह रहे हैं कि ऑपोजिशन कराची की तरफ जा रही है, मुल्क की सियासत पेशावर की तरफ जा रही है। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसके जियोपॉलिटिकल और जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उसके रेपरकशंस हैं। यकीनन इस तनाजुर में इंटीरियर मिनिस्टर ये बात कर रहे हैं कि मुल्क की सियासत पेशावर की तरफ जा रही है, और ऑब्वियसली आप अपनी सियासत को आइसोलेशन में नहीं देख सकते हैं। इंटरनेशनली जो कुछ हो रहा है, हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पर उस पार जो कुछ हो रहा है, यकीनन ये रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। और इससे पहले शेख साहब कह चुके हैं बड़े वाज़ेह अंदाज के अंदर कि शायद मौलाना फजलुर रहमान को कोई ना कोई फायदा होने वाला है। सवाल यह है, जो दूसरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट शेख साहब ने दी है, उस पर सवाल तो बनता है कि क्या वजीर दाखिला ऑपोजिशन को खबरदार कर रहे हैं या खुशखबरी सुना रहे हैं? क्या ऑपोजिशन की तहरीक नैब मुकदमात से जुड़ी है? क्या हुकूमत एक बार फिर नैब को ऑपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है? क्या फिर मुकदमात बनेंगे या फिर गिरफ्तारियां होंगी? आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने नैब को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने का इल्जाम आयद करते हुए जहां हुकूमत पर तनकीद की है, वही लीडर शहबाज शरीफ पर भी लफ्जी गोलाबारी की है। इस तमाम तर सिचुएशन में जहां एक तरफ पीडीएम की बाकी मानदा जमातें अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर रही हैं, हुकूमत उसका जवाब दे रही है, तो बिलावल साहब भी अपना हिस्सा बकुदरत जुस्सा डाल रहे हैं। वो क्या कहते हैं, जरा वो भी आपके साथ रखता है। नाकाम तरीन सिलेक्टेड हुकूमत के सामने अगर कोई रुकावट है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उतना ही सुन करो जितना तुम खुद बर्दाश्त कर सकते हो। आप हमारा एक शीशा को बंद करके रखे हैं। आप खुद बताएं, नियाजी साहब बताएं, वो कितने दिन जेल में गुजार सकता है? कि कायदे से खिलाफ पीपल्स पार्टी का हो तो वो जेल में हो, और कायदे से खिलाफ लाहौर से हो तो वो मजा कर रहा है। एक
तीर से दो शिकार किए हैं बिलावल साहब ने। एक तरफ हुकूमत को हदफ तनकीद बना रहे हैं, दूसरी तरफ बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं कि कायदे इस खिलाफ पीपल्स पार्टी का हो तो जेल में हो, यानी खुर्शीद शाह साहब की तरफ इशारा है। और कायदे इस खिलाफ का ताल्लुक अगर लाहौर से हो तो बाहर हो, यानी शहबाज शरीफ साहब की तरफ इशारा कर रहे हैं। जहां हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं, वहीं जो ऑपोजिशन जमातें हैं, खासतौर पर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं, उनको भी हदफ तनकीद बना रहे हैं। नैब मुकदमात, FIA की कार्रवाइयां और दीगर केसेस का ऑपोजिशन की तहरीक से गहरा ताल्लुक रहा है, क्योंकि अब ऑपोजिशन एक बार फिर अंगड़ाई ले रही है, सड़कों पर आने की बात कर रही है, तो साथ ही नैब मुकदमात की बात भी हो रही है। जिस दौरान ऑपोजिशन ने तहरीकें शुरू की, इसी दौरान जमानतें भी हुई, जबकि मुतादिद रहनुमाओं को जेल की यात्रा भी करना पड़ी। ऑपोजिशन इत्तेहाद का सीजन 3 ANP और पीपल्स पार्टी के बगैर शुरू तो हो चुका है, मगर इस सीजन के दौरान एक बार फिर नैब और NRO गूंज सुनाई दे रही है। सीजन 1 के दौरान नवाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी और लीगी रहनुमाओं की गिरफ्तारियां हुई, जबकि सीजन 2 के ऐन उरूज पर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जमानतों ने भी कई सवालात खड़े किए। दूसरे सीजन ही में मरियम नवाज ने खबरदार किया था कि अब वो नैब के लिए आसान शिकार, आसान हदफ साबित नहीं होंगी, जबकि इसी सीजन में वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने भी दावा किया कि PDM से अलहदगी के बाद पीपल्स पार्टी हुकूमत का हदफ नहीं रही है, यानी हुकूमत खुद तस्लीम करती है कि ऑपोजिशन के खिलाफ सियासी इंतकाम ही है। तक नैब की बात है तो मैं आपको ये पहले कह चुकी हूँ, मैंने अपनी पिछली स्पीच में ये बात कही थी कि मैं अब नैब के लिए नर्म आसामी या आसान शिकार नहीं बनूंगी। जितना जुल्म नैब ने करना था, जितनी विक्टिमाइजेशन नैब के थ्रू हमारी होनी थी, जितनी इंतकाम नैब ने लेना था, वो हो चुका। ऑपोजिशन इत्तेहाद के सीजन 3 के अहदाफ ताहाल कंफ्यूजन का शिकार है। हुकूमत ऑपोजिशन से आहनी हाथों से निपटने के लिए तो तैयार है, साथ ही ऑपोजिशन को खुशखबरी भी सुनाई जा रही है। अब सवाल यह है कि क्या ऑपोजिशन इस्लामाबाद का रुख करेगी? ऑपोजिशन का मार्च कब होगा? दमादम मस्त कलंदर आखिर कब होगा? क्या PDM अवामी मसाइल के लिए जद्दोजहद करेगी या ऑपोजिशन जमातें महज फेस सेविंग कर रही हैं? पीपल्स पार्टी के बगैर ऑपोजिशन किस हद तक कामयाब हो सकेगी? बिलावल भुट्टो जरदारी का निशाना कायदे इस इख्तिलाफ क्यों है? पीपल्स पार्टी हुकूमत के लिए ऑपोजिशन का किरदार अदा कर रही है या ऑपोजिशन के अंदर ऑपोजिशन है? सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान कायरा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम कायरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कायरा साहब, सबसे पहले तो ये कहिएगा कि PDM की बाकी मानदा जमातें अपने जलसे के लिए जब मकाम का इंतखाब करती हैं तो कराची होता है, यानी सिंध, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बात करती है तो कायदे इस इख्तिलाफ पर बात करती है, यानी यहां पर ऑपोजिशन जमातें ऑपोजिशन वर्सेस ऑपोजिशन कर रही हैं। ऑपोजिशन बमुकाबला हुकूमत तो दिखाई नहीं देता है सर। ये अनफॉर्चुनेट है जी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और PDM जब हमने बनाया था तो PDM की बुनियाद जो रखी थी वो इस बात पे थी कि मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तान के हालात बड़े खराब कर दिए हैं, लिहाजा इस हुकूमत का फिलफौर चले जाना बहुत जरूरी है। उसके लिए हमने एक चार्टर लिखा और PDM की बुनियाद रखी। उस चार्टर से इन्हिराफ कर लिया मुस्लिम लीग ने, JUI ने। जब उन्होंने इस बात पे इसरार किया तो उस चार्टर की कुछ क्लासेस को छोड़ दिया जाए, यानी अदम एतमाद की तहरीक को, और इस्तीफे दे दिए जाए। ये सारी अब एक लंबी कहानी है, आप सारी कौम को पता है। इस्तीफों के ऊपर जो हमारा मौक़िफ़ था, उसके बाद उन्होंने बड़ी जल्दबाजी में पीपल्स पार्टी से अलहदगी इख्तियार की। आज बिलावल साहब ने कहा कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होती तो जलसे में खवातीन भी होती, जलसा कामयाब हो जाता। यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि जलसों में कहीं ना कहीं प्रेजेंस होनी चाहिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी, या सिर्फ हदफ तनकीद है PDM? बात का इजहार किया कि इस जलसे खवातीन की नुमाइंदगी बिल्कुल नहीं थी, सिर्फ JUI थी, और JUI के जलसों में खवातीन नहीं होती। उनका एक अपना नुक्ता नजर है, वो उस तरफ इशारा था। जहां तक ताल्लुक यह है कि हम क्या चाहते हैं, जब तक हम इकट्ठे थे, अपोजिशन इकट्ठी थी, तो गवर्नमेंट एट थी, बाय इलेक्शन हम जीत रहे थे, सेनेट हम जीत रहे थे, और हुकूमत की हवाइयां उड़ी हुई थी। जब से उन्होंने हमें और ANC को PDM से निकाला, वैसे तो अमलन PDM खत्म हो गई, क्योंकि PDM के चार्टर से मुस्लिम लीग इन्हिराफ कर गई। कल भी शहबाज शरीफ साहब ने कहा, और आज भी मिज़ार कायद पे उन्होंने अपने बाकी साथियों की वो बात दोहराई, मरियम नवाज साहबा की और शाद खान साहब के बाकियों की, कि 2023 के इंतखाबात पे सब जमातों को आज़ादाना हिस्सा लेने का मौका मिलना चाहिए।
सो इसका मतलब यह है कि वो इस हुकूमत को नहीं गिराना चाहते। और अब मौलाना फजलुर रहमान साहब को जवाब देना पड़ेगा कि अब वो कहाँ खड़े हैं, जब शहबाज शरीफ साहब और पूरी मुस्लिम लीग कह रही है कि हम तो इस हुकूमत को नहीं गिराना चाहते, हमें तो 2023 का इंतखाब चाहिए, और मौलाना फजलुर रहमान फौरन इंतखाब की बात कर रहे हैं। आप ये समझते हैं कि अब ये इंतखाबी कैंपेन चल रही है, ये हुकूमत गिराओ मुहिम नहीं है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या फिर पीडीएम हो, दोनों के यहाँ इंतखाबात की तैयारी हो रही? तो असूल था वो ये था कि इस हुकूमत का खात्मा करना है। जब इस हुकूमत का खात्मा अगर उन्होंने नहीं करना, हम तो आज भी तैयार हैं, हम तो कह रहे हैं कि आज भी मुस्लिम लीग चाहे तो हम उनका साथ देने को तैयार हैं, और पंजाब हुकूमत गिर सकती है। जिस दिन पंजाब हुकूमत गिरी उसके हफ्ते बाद फेडरल गवर्नमेंट गिर जाएगी, लेकिन वो उस तरफ नहीं जाना चाहते, शायद उनकी कोई मजबूरी है। कोई क़ारी साहब, आपको लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी आज पीडीएम का हिस्सा नहीं है, तो तभी शहबाज शरीफ साहब को 2023 की बात करना पड़ रही है, और वो समझते हैं कि जो पीडीएम की बाकी मानदा जमातें वो हुकूमत गिरा नहीं सकती? मेरे भाई, शहबाज शरीफ साहब अपनी पोजीशन वाजे करें। उनकी जमात के सारे दोस्त कहते रहे कि हमें ये हुकूमत सूट करती है, हम इस हुकूमत को नहीं गिराना चाहते। हम तो आज भी कह रहे हैं। मैं आज आपके प्रोग्राम में दावत देता हूँ शहबाज शरीफ साहब को कि आइए पंजाब हुकूमत को गिराने की तरफ चलते हैं। और ये वो बात है जो मैं नहीं कह रहा, उनकी तरफ से एक मुतालबा आया कि जी पहले सेनेट गिराएं। भाई, सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ तो हम ऑलरेडी गए हुए हैं, लेकिन जो पीडीएम के लिखे हुए चार्टर में है, लिखी हुई तहरीर में है, जिसमें हमने सब साइन किए हुए हैं, उसमें अदम एतमाद की तहरीक लाइए। आप तो पीडीएम की मीटिंग्स में थे, मरियम नवाज साहिबा जब आर या पार की बात कर रही थी, जिस वक्त शाहिद खाकान अब्बासी साहब डेडलाइंस दे रहे थे, जिस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर अकाबरीन हुकूमत को घर भेजने के दावे कर रहे थे, तो असल में आप ये कह रहे हैं कि इजलासों के अंदर वो कोई और बात कर रहे थे, वो कहते थे हुकूमत सूट करती है, इसको चलना चाहिए, और बाहर आके कोई और स्टेटमेंट देते थे? नहीं, इजलासों के अंदर नहीं कहा उन्होंने। इजलासों के अंदर वही कहते थे कि हुकूमत का खात्मा होना चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान के मीडिया के अंदर कहा। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कहा मेरा पास चले तो ये हुकूमत 5 साल चले। शाहिद खाकान अब्बासी साहब का ट्वीट मौजूद है, उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं, हमने पीपल्स पार्टी की बात मान के अदम एतमाद नहीं किया, हम जहांगीर ट्रीन की बात भी नहीं मानेंगे। इसी तरह जुबैर उमर साहब जो स्पोक्स पर्सन है, कि 20 नहीं तो 10 प्रोग्रामों में वो कह चुके हैं कि हमें पंजाब हुकूमत सूट करती है। और आज तो शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया 2023 का इलेक्शन। पीपल्स पार्टी का क्या कसूर है? पीपल्स पार्टी आज भी कह रही है, और आप लोग भी पीपल्स पार्टी पर चढ़े रहते हैं कि पीपल्स पार्टी आज भी कह रही है कि अपने चार्टर के अंदर रहिए। हम कोई नई बात नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि जो लिखा हुआ वायदा है उसके अंदर सेकंड लास्ट आपको, आप पहले वो निकाले जो हमारी यादाश्त इस पर साइन हुए थे, पीडीएम बनी थी, उसकी सेकंड लास्ट नहीं ऐसा पीपल्स पार्टी और पीडीएम को चार्टर के अंदर रहने का तो कह रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी खुद पीडीएम का हिस्सा नहीं है, और आपके ख्याल में तो पीडीएम अब एग्जिस्ट ही नहीं करती है। आज बिलावल साहब ने कहा कि हम तो लॉन्ग मार्च के लिए होटल्स बुक करा चुके थे, पीडीएम ने इन्हें राफ किया। हमारी जब आपसे बात होती थी आप ये कहते थे कि असल में ये रूट ही नहीं है, असल रूट तो ये है कि पहले जो है वो कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आनी चाहिए और उसके बाद आगे चलना चाहिए, और इस्तीफे तो एटम बॉम्ब है। अभी बिलावल साहब ये कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च के लिए अपने होटल्स बुक कराए हुए थे। देखिए, हम ये कहते थे और कहते हैं और कहते रहेंगे, क्योंकि यह हक़ाइक़ है। हम ये कहते थे कि अगर इस्तीफे दे दिए, और जिस तरह मुस्लिम लीग ने पीटीआई के इस्तीफे लेके 8-10 महीने रखे और कुछ नहीं हुआ, अगर वो भी हमारे इस्तीफे लेके रख देंगे तो फिर क्या हो जाएगा। और इसी तरह दूसरा, अगर फर्ज करे अगर हमारे दोस्तों के ख्याल के मुताबिक इस्तीफे देने से असेंबलियां गिर जाती, टूट जाती, हुकूमत गिर जाती, तो फिर क्या होता? फिर फौरी तौर पर इंतखाब होता। वो इंतखाब किस कानून के तहत होता? मौजूदा कानून के तहत। वो इंतखाब किस असूलों के तहत होता? किस इदारों के तहत होता? मौजूदा इदारों के तहत। तो हम ये कह रहे थे कि अदम एतमाद करके पहले इलेक्टोरल लॉज में प्रॉपर रिफॉर्म्स की जाए ताकि मदाखलत खत्म हो। ये जो हम इस इलेक्शन को जेरी इलेक्शन कह रहे हैं, आइंदा इलेक्शनों को जेरी इलेक्शन ना कहा जाए। लेकिन कायरा साहब, अभी तक इलेक्टोरल रिफॉर्म से मुतालिक हुकूमत तो काम करते हुए दिखाई देती है, लेकिन ऑपोजिशन की तरफ से उसका कोई खातिर खा जवाब नहीं दिया जाता है। अगले इंतखाबात भी लाइकली इन्हीं लाइन्स के ऊपर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उस वक्त कैसे काबिल कबूल होंगे और उस वक्त रावी कैसे चैन लिखेगा ऑपोजिशन जमातों के लिए? हैरानगी होती है आप दोस्तों पे जो ये कहते हैं कि हुकूमत तो काम करती दिखाई देती है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे। तो भाई, सबसे पहले इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हमने किए 2010 में, उसके बाद 2017 में आगे मियां नवाज शरीफ साहब ने किए।
ये हुकूमत जब से आई हम कहते रहे आए आगे बैठ के इस पे काम करें, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे। सिर्फ एक चीज है, सिर्फ मशीन इमरान खान के जेहन में फंस गई है, इलेक्टोरल मशीन। और उसके लिए भी उन्होंने क्या किया, कौन से रिफॉर्म कर रहे थे उन्होंने, कौन सी मफाहमत की वो बात कर रहे थे। उन्होंने ऑर्डिनेंस के जरिए पहले कानून बना दिया, उसके बाद एक दिन में बैठ के 25 कवानीन उन्होंने पास कर दिए। गालियां दे दे के अपोजिशन को उन्होंने माहौल खुद पूरा गंदा किया। और आज भी वो कहते हैं आइए बैठ के पहले इलेक्टोरल जो मशीन है ना, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन, पहले उससे बात करते हैं। यानी प्री कंडीशन के साथ बात करने को तैयार है, आप इसको काम करना कह रहे हैं। कायरा साहब, लास्टली ये बताइएगा कि पहले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामान के अंदर ऑपोजिशन लीडर के साथ चलने के लिए तैयार थी, लेकिन अब ऑपोजिशन लीडर भी जो है वो ज़ेर एताब है, आप उन पर भी तनकीद कर रहे हैं, आपको उनकी भी चालें जो है उस पर भी साजिश दिखाई दे रही है। तो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना पार्लियामान के अंदर ना पार्लियामान से बाहर जब ऑपोजिशन के साथ चलेगी तो फिर हुकूमत तो स्मूथ सेलिंग करेगी। मैं तो पहले कह रहा हूँ कि अपोजिशन की तकसीम का हुकूमत को फायदा हुआ है, लेकिन ये किसने आपको कह दिया कि मैंने कहा शमशेबाज शरीफ का साथी लीडर ऑफ द अपोजिशन का? नहीं, मैं तो बिलावल साहब की मीडिया टॉक का रेफरेंस दे रहा हूं सर। अभी कुछ ही देर पहले बिलावल साहब ने मीडिया टॉक की और वो कह रहे हैं कि ऑपोजिशन, मतलब जब जिस वक्त शेख रशीद प्रेशर करते हैं और वो उसका खुर्शीद शाह के साथ कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं तो उसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का खदशा तो होता है कि शायद शहबाज साहब डील करके बाहर बैठे हुए। मेरी गुजारिश ये है कि बिलावल साहब ने क्या कहा कि हम लीडर ऑफ अपोजिशन का साथ नहीं देंगे। नहीं, लेकिन इस वक्त अगर उन पर तनकीद करेंगे, एक तरफ तनकीद हो रही है, दूसरी तरफ साथ चलने की बात हो रही है, तो ये कंफ्यूजन नहीं है कायरा साहब? समझता हूँ, मैं गलत कहूंगा ना। अगर मैं समझता हूँ कि पीडीएम का जो चार्टर था वो ये था कि पीडीएम को निकालने की कोशिश करनी चाहिए इस हुकूमत को, तो अगर उससे इनहराफ करें शहबाज शरीफ साहब तो मैं कहूंगा ना आप गलत कर रहे हैं, लेकिन जहां वो ठीक करेंगे उनके साथ तावन भी करेंगे। वो अपोजिशन का असेंबली के अंदर फैसला है। बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे कि पाकिस्तान आने वाले गैर मुल्की कौन है और फिर अफगानिस्तान सिचुएशन का तस्करा करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ हैं। वेलकम बैक। आज दिफा और कश्मीर से मुताल्लिक पार्लियामानी कमेटियों के अरकान ने GHQ का दौरा किया है। कमेटियों के अरकान को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई है। वफ्द को सरहदों की सूरत हाल और पाक फौज की अमन कोशिशों से मुताल्लिक आगाह किया गया है। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि मुसल्लह अफवाज ने अवामी हिमायत से दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबियां समेटी हैं। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए पाक फौज के सिपह सालार जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि चैलेंजेस के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान की सरहदें महफूज हैं। मुसल्लह अफवाज किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। आर्मी चीफ कहते हैं कि मुसल्लह अफवाज अवामी हिमायत से मुल्क की सूरत हाल मामूल पर लेकर आई हैं और मगरबी सरहद पर बॉर्डर मैनेजमेंट के तहत बर वक्त इकदामात किए हैं। चैलेंजेस के बावजूद आज पाकिस्तान की सरहदें महफूज हैं। हम हर सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ अफगानिस्तान की अगर सिचुएशन की बात की जाए तो वहाँ से इनखिला का अमल अब तेज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। यकीनन 31 अगस्त की जो डेडलाइन दी गई थी अब उसमें चंद ही घंटे बाकी रह गए हैं। 16वां रोज़ है कि इवैक्यूएशन हो रही है, जबकि अमरीकी फोर्सेस के मुकम्मल इनखिला में 24 घंटे रह गए हैं। इसी दौरान अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज की इनखिला में तेज़ी आ गई है। इत्तेहादी अफवाज अफगानिस्तान से मुकम्मल इनखिला के लिए पाकिस्तान को आर्जी ठिकाना बना रही है। सवाल हो रहा है कि पाकिस्तान आने वाले गैर मुल्की कौन हैं, इन गैर मुल्की अफराद की तादाद क्या है, गैर मुल्की अफराद में फौजी कितने हैं और आम शहरियों की तादाद क्या है, गैर मुल्की अफराद को ट्रांजिट वीज़ा देने का फैसला किसने किया, उन हज़ारों लोगों की वीज़ाज जो एंट्रीज़ हैं उनके इंटरव्यूज़ कहाँ हुए हैं, किसने किए हैं, इससे मुल्क की सलामती को कोई ख़तरा ना होने की क्या ज़मानत है, लोगों की नकलो हरकत, रवाबित और मुलाकातों की हुदूदों को यूद क्या है। सबसे अहम सवाल जो इस वक्त किया जा रहा है, इस फैसले से मुताल्लिक पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा। इस हवाले से आज वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने तफसीलात कौम के सामने रखी हैं। ताम उन्होंने गैर मुल्की अफराद को वीज़े जारी करने के फैसले और पाकिस्तान को मिलने वाले फ़ायदे के हवाले से लबकुश शेख रशीद अहमद इंटीरियर मिनिस्टर क्या कह रहे थे उसकी एक झलक आपको दिखाता है। कोई एक आदमी को भी एज ए इंटीरियर मिनिस्टर आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, एक भी किसी आदमी को रिफ्यूजी स्टेटस नहीं दिया गया अभी तक। वज़ीर दाखिला का दावा अपनी जगह, मगर पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होने के बावजूद पाकिस्तान को नज़रअंदाज किया जा रहा है। भारतीय एयरफोर्स ने अमरीकी कंपनी से मेंटेनेंस और लॉजिस्टिक इमदाद फराम करने के लिए $328 मिलियन की डील की है रिपोर्टेडली,
और मुल्क की सियासी क़यादत ने इस हवाले से हुकूमत से भी यही सवालात किए हैं, अपने कंसर्न्स का इजहार किया है। ऑपोजिशन पार्टीज क्या कह रही हैं इस तमाम तर मामले पर, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। इमरान खान अमरीकी एजेंट का किरदार अदा करते हुए पाकिस्तान को दोस्तों से महरूम किया, पाकिस्तान की मईशत को जमीन पे बिठा दिया, उसे जमीन बोस कर दिया। पाकिस्तान के हवाई अड्डे नहीं देंगे। तुमने तो कल परसों अमरीकियों को पूरे इस्लामाबाद के होटलें मुहैया कर दिए। आपने नेटो के फौजियों को पाकिस्तान लाने का फैसला किया। रात के अंधेरों में प्रेशर के नतीजे में ये फैसला हुआ है। परवेज मुशर्रफ ने यह जुर्म किया था कि उन्होंने आते वक्त नेटो फौज को फैसिलिटेट किया और यह हुकूमत भी वही जुर्म कर रही है। समझते हैं कि ये बिल्कुल हमसे बर्दाश्त नहीं होगा कि कोई हम पे हमला करे, हमारे लोगों पे हमला करे, हमारा फौज पे हमला करे। इस सिचुएशन में जब पार्लियामान को ऑन बोर्ड लिया जाता है, सब स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जाता है, तो मेरा ख्याल में बेहतर फैसले लिए जा सकते हैं। इस वक्त सीनियर तज्जिया का जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम जय साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जय साहब, रेफ्यूजी इन्फ्लक्स से मुताल्लिक हम लोगों ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि हमारी तरफ रेफ्यूजीज़ का रुख नहीं है, हम नहीं आने देंगे। बॉर्डर मैनेजमेंट से मुताल्लिक भी हम पूरी तौर पर विजिलेंट है, लेकिन ये जो एयरलिफ्ट किए जा रहे हैं लोग अफगानिस्तान से और फिर पाकिस्तान आ रहे हैं, इस हवाले से काफ़ी कन्फ्यूजन है। ऑपोजिशन पार्टीज़ भी इस पर अपने कंसर्न्स का इजहार कर रही हैं। कौन लोग हैं, कहाँ से आ रहे हैं, वीज़ा से मुताल्लिक ट्रांजिट कितनी देर तक रहेगा और फिर क्या डील पाकिस्तान की हुई है इंटरनेशनली। तो जय साहब, आपको नहीं लगता कि इस पर पार्लियामान का मुश्तरका इजलास बुलाया जाना चाहिए या पार्लियामान को ऑन बोर्ड लिया जाना चाहिए ताकि कंफ्यूजन खत्म हो सके? देखिए जी, कुछ जो इवैक्यूएशन के इश्यूज थे जिसमें कुछ फौजी हैं ज्यादातर इनके, और कुछ वो नेशनल्स हैं जो किसी तरीके से नेटो फोर्सेस के साथ, यूएस के साथ मुंसलिक रहे हैं ऑल थ्रू, जो खतरा है वहां से, और कुछ यूएस ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं, फिर यूएस कॉन्ट्रैक्टर्स हैं कुछ, इन सब के इनखला का जो मसला बना हुआ था, वहां से पाकिस्तान ने इनको फैसिलिटेट करने के लिए सब तक किया है। पाकिस्तान ने ये कोई रेफ्यूजी का सच जो हम लिंक कर रहे हैं, रेफ्यूजी सच अगर आएंगे तो बाहर कौन लेके आएगा उनको? जो रेफ्यूजीज आएंगे तो बेचारे वो लोग होंगे जो घर से लुटे पटे हैं और जो मुसीबत में हैं। आपको लगता है कि ये प्रॉपर चेक के बाद एयरलिफ्ट किए जा रहे हैं और जब यहाँ आ रहे हैं तो ये मेक श्योर करके आ रहे हैं कि ये नेटो ऑफ वार्ड से इनका ताल्लुक है, ये यूएस ट्रूप से इनका ताल्लुक है, उसके अलावा कोई ऐसे लोग इसमें नहीं है? और फिर कंडीशन क्या होगी जिसके तहत यहाँ पर रहेंगे? डेफिनेटली पाकिस्तान ऐसे किसी शख्स को पाकिस्तान के अंदर आने की इजाजत नहीं दे सकता जो पाकिस्तान के खिलाफ काम करता रहा हो या जिससे डर हो पाकिस्तान के खिलाफ काम करेगा। और या जो टेररिज्म जहाँ से अफगानिस्तान से पाकिस्तान की सरजमीन पर होता रहा है, तो पाकिस्तान बहुत सेंसिटिव है इस सिलसिले में। हमारी तमाम एजेंसीज भी, तमाम लोग भी इस पर बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, और वो किसी ऐसे शख्स को पाकिस्तान में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। अमेरिका के साथ हमारी जो ताल्लुकात में सर्द मोहरी है और फिर बाइडन की कॉल को लेकर बहुत सारी मीम्स भी बनी, तो अभी फिर सवाल हो रहे हैं कि अमेरिका के साथ जो हमारी बातचीत फॉर्मली उस तरह से उस गर्मजोशी के साथ नहीं हो रही थी, कम से कम इस मामले में उसको रिकनेक्ट या रीसोल्डर करने का मौका मिलेगा? देखिए, नहीं, स्टेट टू स्टेट लेवल इस तरह जीरो सम पे नहीं होते कि भाई बिल्कुल छुट्टी होगी हम उनसे बात ही नहीं करेंगे, मिलेंगे नहीं। अमेरिका सुपर पावर है, वो हर एक का हमसाया है, पाकिस्तान के इंटरेस्ट है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, पाकिस्तान को बेहिसाब वहां से सरमाया पाकिस्तान को आता है, तो इसलिए पाकिस्तान के ताल्लुकात तो अमेरिका के साथ हैं। जहां तक टेलीफोन का ताल्लुक है या इश्यूज है वो दूसरे इश्यूज है सारे, लेकिन ये एक सर्टेन लेवल उनके लोग भी आते रहते हैं पाकिस्तान में, उनका ये ऑफिसर्स भी, उनके सिक्योरिटी के ऑफिसर्स भी आते रहते हैं पाकिस्तान में, तो ये तो ताल्लुकात तो है हमारे उनके साथ, हमारे ताल्लुकात मुनक़ता तो नहीं हुए अमेरिका के साथ। तो ये हमारी बड़ी छोटी गलत सोच है लिहाज से कि बस एक चीज होगी तो हम छुट्टी होगी बात नहीं करेंगे। स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप में ये नहीं होता, और पाकिस्तान कभी अफोर्ड नहीं कर सकता कि भाई सारी दुनिया के साथ ताल्लुकात बिगाड़ के बैठ जाए। पाकिस्तान के ठीक है, चाइना के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, पर हमने बड़ा वाज़ेह कर दिया कि चाइना के साथ ताल्लुकात
किसी सूरत में इफेक्ट नहीं हो सकते हमारे किसी और वजह से। ठीक है जय साहब, देखें ना ये कुछ कंफ्यूजन्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो क्लैरिटी के साथ शायद हुकूमती सतह से नहीं बयान की जा रही हैं, जिस पर ऑपोजिशन ये कहती है कि इस पर पार्लियामेंट का बेशक आप ज्वाइंट सेशन बुलाएं, इसको पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर डिस्कस करें। ऑल्दो आज GHQ में एक ब्रीफिंग हुई है और कुछ पार्लियामेंटेरियंस वहां पर गए हैं, आपको नहीं लगता कि ज्वाइंट सेशन बुलाना चाहिए और कुछ क्लैरिटी लानी चाहिए इसके ऊपर और कंसेंसस के साथ फैसले होने चाहिए? लानी चाहिए, हुकूमत की तरफ से हमेशा वजाहत और क्लियर होना चाहिए कि हुकूमत के जो अफगानिस्तान के साथ मामलात है या अफगानिस्तान को लेके जो मामलात है उस सिलसिले में क्या मेजर फैसले हुए हैं, क्या हमारी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन क्या है, हम क्या कोशिश कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं और क्या हमारा ख्याल है क्या होना चाहिए, अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात कैसे होंगे, अफगानिस्तान को रिकग्नाइज कैसे करेंगे और इसी तरीके से बाकी सारी चीजों क्लैरिटी तो होनी चाहिए। व्हाट डू यू थिंक, हुकूमत कहीं कंफ्यूज है? कंफ्यूजन से ज्यादा हुकूमत का इशू ये है कि हुकूमत अपने सही पॉलिसी भी सही तरीके से बात नहीं कर सकती उससे। हमारे जो वजीर खारजा है उनको इस पर बात करनी चाहिए थी, हमारे जो दफ्तर खारजा उसको इस पर बात करनी चाहिए थी, वो बात नहीं कर रहे हैं इसके ऊपर, बल्कि हर चीज पे हम बात कर रहे हैं, इस पर बात नहीं कर रहे हैं। तो दूसरा हुकूमत का एक इशू ये भी है कि हर वजीर जो उठता है या कोई उनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उठता है उसको इशू का पता हो या ना हो वो उस पर राय जरूर करते हैं। वैसे तजिया ठीक है करें अपना, लेकिन जहां तक इंफॉर्मेशन का ताल्लुक है वो जो हुकूमत की जो मुस्तरद जो सोर्सेज है वहां से आनी चाहिए और लगातार आनी चाहिए। देखिए ना, जैसे आपने कहा कि अभी तक फॉरेन मिनिस्टर इस हवाले से कोई कैटेगोरिकल स्टेटमेंट नहीं आया है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अभी तक जो इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यूज दे रहे हैं उससे मजीद अबहाम क्रिएट हो रहे हैं, मजीद कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, एक मैसा है। तालिबान की एक्सेप्टेंस से मुताल्लिक, उनकी हुकूमत से मुताल्लिक अभी तक कोई क्लैरिटी आ नहीं सकी है। जैसा आपका टेक इस पर क्या है? कि जो बातें नजर आ रही मैं तो आपसे कह सकता हूँ, जो मेरा अपना ख्याल है या तजिया है, एक तो यह है कि पाकिस्तान ने इस हुकूमत को तस्लीम तो बाज़ाब्ता तौर पे नहीं किया, अभी तक हुकूमत बनी नहीं तो तस्लीम करने का बाज़ाब्ता तौर पर तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन जहां तक तालिबान है उनके साथ ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि सारी दुनिया राब्ते में है, और आज तो ये भी खबर गर्दिश कर रही थी कि भारत भी उनके साथ राब्ते में है। तो राब्ते तो सब इनसे कर रहे हैं तालिबान के साथ, और सबकी कोशिश है कि अपने अपने जो वफादात है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए के साथ बातचीत जारी रखी जाए। जरा साहब लास्टली ये बताइएगा, आज इंटीरियर मिनिस्टर ने भी एक स्टेटमेंट दिया है पेशावर से मुताल्लिक। ऑब्वियसली अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसके कुछ जियोपॉलिटिकल या सिक्योरिटी रिपरकशंस तो होंगे, लेकिन पेशावर में से मुताल्लिक उनका, क्योंकि इस हवाले से उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, वो उससे मजीद कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि क्या वाकई वहां पर कोई जियोपॉलिटिकल या सिक्योरिटी इशूज क्रिएट हो रहे हैं अभी? देखिए शेख साहब की बात है तो ये दाखिला है, मुझसे ज्यादा डेफिनेटली इनको मालूमात होंगी, लेकिन ओवरऑल जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं वो इतने सीरियस नहीं जितने शेख साहब की जुबानी आप सुन रहे हैं। ये जरूर है, मैं खुद भी ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को खतरात हैं, दहशतगर्दी के खतरात हैं पाकिस्तान को, क्योंकि स्लीपर सेल्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं जो भारत की माँ पर या दूसरों की माँ पर पाकिस्तान में वक्तन फक्तन कार्रवाइयाँ करते रहते हैं, तो वो तो पाकिस्तान को खतरा मौजूद है और वो पाकिस्तान को उसके बारे में अलर्ट भी रहना चाहिए हमें, और शायद ये आने वाले दिनों में खतरात बढ़ने का भी अंदेशा हो सकता है, क्योंकि दाइश ने जो कार्रवाइयाँ की है और आज सुबह जो काबुल एयरपोर्ट पर अटैक आया है, 6 रॉकेट फायर हुए हैं सारे, ये किसी ने तो किए हैं ना, ये सारे सब लोग तालिबान के अफगानिस्तान में इस तरीके से कंट्रोल हासिल कर रहे हैं, पर अफगानिस्तान के सब लोग भी इनके साथ नहीं है। उनके जो NDS के डेफिनेटली एजेंट्स थे, जो उनकी आर्मी थी, अपेरेंटली तो मेल्ट हो गई है, लेकिन वो लोग सब तो होता है तालिबान के साथ जाकर नहीं मिल गए, वो कहाँ पर है, वो लोग क्या कर रहे हैं वो लोग। फिर बहुत सारे ऐसे मालिक हैं जिनके वफादात हैं, जो इससे कांटेक्ट में है, जिन्होंने इनके साथ काम किया है, तो वो उनके लोग भी वहां पर मौजूद हैं। तो ये सब चीजें इस वक्त तालिबान को एक तो सेटलमेंट का टाइम हमें देना चाहिए, दूसरा ये कि हमें अपने बॉर्डर्स तो मुल्क के अंदर तो हमें सिक्योरिटी के हम खुद जिम्मेदार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर एनालिस्ट है। गुफ्तगू आपने सुनी, अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। डॉक्टर्स पर केमिकल स्प्रे, हुकूमत इंतकाम पर क्यों उतर आई है, ये क्या मामला है, NLE एग्जाम से जो शुरू हुआ है, इस मामले पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ वेलकम बैक।
गुज़श्ता रोज मुल्क की तारीख का एक अंदोहनाक दिन था जब नौजवान मेडिकल स्टूडेंट्स और यंग डॉक्टर्स पर तशद्दुद की बदतरीन मिसाल कायम की गई। जब अपने हुकूक के लिए सरापा एहतजाज डॉक्टर्स का एहतजाज का खत्म करने के लिए, उनको डिस्पर्स करने के लिए आंसू गैस, केमिकल स्प्रे के साथ साथ मिर्चों का स्प्रे भी इस्तेमाल किया गया। स्टेथोस्कोप थामने वाले हाथों और मरीजों का दर्द समझने वाली आंखों में आंसू थे। बेबसी थी, परेशानी थी, जबकि अपने मुस्तकबिल के हवाले से खौफ था। कौम के मसीहाओं को पंजाब हुकूमत ने खुद ही मसीहाई का तलबगार बना दिया। लेडी डॉक्टर्स केमिकल स्प्रे और आंसू गैस से बेहोश हुई। नौजवान डॉक्टर्स लाठीचार्ज से जख्मी हुए। तशद्दुद की ये दास्तान एक ऐसी हुकूमत के दौर में रकम हुई जिसका दावा है कि वो इंसानी हुकूक की मुहाफिज है, जिसकी नज़र में नौजवान कौम का सरमाया है, जो डॉक्टर्स को हीरो समझती हैं, जिसकी नज़र में एहतजाज तो अवाम का हक है। इन डॉक्टर्स के तहफ़्फ़ुज़ात, सवालात और मुतालिबात इंतहाई सादा थे। ये नौजवान डॉक्टर्स एनएलई टेस्ट के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। वो सवाल कर रहे थे कि एनएलई टेस्ट क्यों लिया जा रहा है। क्या पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल अपने ही तालीमी निज़ाम पर अदम एतमाद का शिकार है? क्या पाकिस्तान मेडिकल कमीशन जो है वो अपने ही सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट नहीं करती है? मुख्तलिफ इम्तहानात देने के बाद मज़ीद इम्तहान क्यों लिया जा रहा है? एफएससी में मुकाबले का इम्तहान हर 6 माह बाद मुख्तलिफ नौइयत के इम्तहानात के बाद मेरिट के नाम पर एक और इम्तहान क्यों लिया जा रहा है? नेशनल लाइसेंसिंग इम्तहान माजी में गैर मुल्की डॉक्टर से लिया जाता था, ये फॉरेन क्वालिफाइड डॉक्टर से टेस्ट अटेम्प्ट किया जाता था, लेकिन अब ये लोकल डॉक्टर्स से भी, यहाँ पर जो हमारी मकामी यूनिवर्सिटीज़ के ग्रेजुएट्स हैं उनसे भी ये टेस्ट लेने की आखिर वजह क्या है? क्या मकामी जामियात बेहतरीन डॉक्टर्स तैयार करने में नाकाम है? इम्तहान के बाद इम्तहान के बावजूद कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है? डॉक्टर्स के मुस्तकबिल के हवाले से भी कोई वाज़ेह हिकमत अमली इख्तियार क्यों नहीं की जा रही है? आज के जवाब में इन नौजवान डॉक्टर्स को आंसू गैस, केमिकल स्प्रे और पेपर स्प्रे के जरिए जवाब दिया गया है। ये इन पर ये सब कुछ हुआ है। डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर्स वेकअप मूवमेंट के प्रेसिडेंट हैं आगा हसन बलोच साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर्स के बारे में एक परसेप्शन है कि बड़े ज़हीन लोग होते हैं, इंटेलिजेंशिया ऑफ द कंट्री है, तो क्या वजह है कि आप लोग पेपर देने से कतरा रहे हैं, खाइफ हैं, खौफजदा है? रेहान भाई, मसला ये नहीं है कि हम एग्जाम से डरते हैं, और इससे कबल हमने एमडी कैट पास किया है, उसके बाद ही हमारा एडमिशन हुआ है, और उसके बाद हम 5 साल के प्रॉफ पास करते हैं, और उस इदारे से पास करते हैं कि जिस इदारे को उन्होंने खुद रिकॉग्नाइज किया है, जिस इदारे को ये खुद रेगुलेट करते हैं, जिसके एग्जाम को ये खुद देखते हैं, ये खुद पीएमसी जो इदारा जो टेस्ट लेने जा रहा है वो तमाम मेडिकल कॉलेजेस की इंस्पेक्शन करता है। उसके बाद जब वो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे होते हैं तो उनको वो रिकॉग्नाइज करके उनको कहता है कि जी आप अब काबिल डॉक्टर्स बनाने के काबिल हो चुके हैं। तो इन सब इदारों से हम और इन सब एग्जाम से गुजर के जब एक डॉक्टर बनता है और उसके बाद वो 1 साल हाउस जॉब करता है, उसके बाद आप उन्हें कहें कि एक और टेस्ट आप हम पर लागू करेंगे, और उस टेस्ट का कोई फायदा भी नहीं है। अब ये देखेंगे, या तो आप जिस टेस्ट को ये कॉपी करने जा रहे हैं वो है इंडियन मेडिकल कमीशन का टेस्ट, वहाँ पे वो NEXT नेक्स्ट के नाम से एक टेस्ट लेने जा रहे हैं, वो भी उन्होंने 2023 के बाद से इम्प्लीमेंट करने का कहा है। अब PMDC से हम एनरोल्ड बैचेज हैं, हम पे ये इम्प्लीमेंट कर रातों रात ही सोते हैं और सुबह उठते हैं कि जी हम आप पर एक और टेस्ट इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो उसकी वजह नहीं। इस पे पीएमसी का स्टांस ये है कि वो मेरिटोक्रेसी चाहते हैं कि प्रिवेल हो, मेरिट जो है उसको मेक श्योर करें, और अगर मेरिट को की यकीन दहानी के लिए उन्हें अगर ये ऐसा करना पड़ता है तो आप लोगों के यहाँ क्या दिक्कत है? क्योंकि सभी डॉक्टर्स को ये टेस्ट देना पड़ेगा, इसमें किसी कोई तखसीस तो नहीं है, कोई फर्क तो नहीं है किसी के साथ। इसका मतलब है जो हमने 5 साल के एग्जाम पास किए हैं, प्रॉफ दिए हैं, हेक्टिक रूटीन है, वाइवाज होते हैं, ऑस्पीज होते हैं, वार्ड्स होते हैं, उसके बाद हम जब एक डॉक्टर हमारे बन रहा है उसको आप कह रहे हैं कि वो काबिल डॉक्टर नहीं, तो ये बात तो आपके इदारों को करनी चाहिए ना डॉक्टर साहब। ये जिन इदारों से आप ग्रेजुएट होते हैं, ये उन इदारों को चाहिए कि वो ये आपका कंसर्न रेज करें पीएमसी के साथ। देखें, जो इदारे हैं वो खुद गवर्नमेंट के इदारे हैं, और उनके रेगुलेटर जो बैठे हुए हैं वो खुद गवर्नमेंट के रेगुलेटर। और मैं बड़े कैटेगोरिकली कहना चाहता हूँ कि जो हमारे VCs हैं और जो हमारी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उनको चाहिए कि वो एक कदम आगे बढ़ के हमारी सपोर्ट करें और ये बताएं लोगों को कि हमने इनको ठीक पढ़ाया है, हमने इनके ठीक टेस्ट लिए हैं, हमने मेरिट पर इन लोगों को डॉक्टर एलिजिबल करार दिया। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि किसी भी इदारे के वाइस चांसलर ने ये इशू रेज नहीं किया, पीएमसी के साथ इसको डिस्कस नहीं किया? क्या किसी भी वाइस चांसलर ने आपके इस कंसर्न को ऊपर तक नहीं उठाया? जी, मैं थोड़ा सा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डॉक्टर जावेद अकरम साहब, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर। उन्होंने जब पिछली दफ़ा जब PMC बनाया गया था, PMDC को डिसॉल्व करके, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले से पहले, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया और दोबारा PMDC बहाल हुई। इसके बहाली से पहले जब PMC बना था तो उन्होंने BBC को यह बयान दिया था कि ये एक गलत टेस्ट लगाने जा रहे हैं और ये एक इजाफी जो है वो बोझ तलबा पर डाला जा रहा है। सभी स्टूडेंट्स जो है NLE के लिए अपेयर होंगे, यानी पाकिस्तान में ऐसा कोई भी मेडिकल इंस्टीट्यूट नहीं है जिसके स्टूडेंट्स अपेयर नहीं होने जा रहे किसी टेस्ट के अंदर?
जी, तमाम तलबा जो है वो, अगर हम देखा जाए तो तमाम तलबा इस पे किसी को भी इस्तिस्ना हासिल नहीं है, लेकिन AMC के हवाले से कुछ इन्होंने क्राइटेरिया को लूज किया हुआ है, और वो ये है कि ये वो उनके अपने हेडक्वार्टर शायद लेंगे। लेकिन मैं ये एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स ने रजिस्टर नहीं किया, अभी ये बुरी तरह नाकाम हो गए हैं। इस तरह के सिर्फ 100 लोकल मेडिकल ग्रेजुएट्स ने अप्लाई किया था और उन्होंने टेस्ट दिया, जबकि तादाद जो है वो 10,000 है। तो इसका मतलब ये है कि ये लोग 1% लोग से रजिस्टर करवाया उन्होंने, और ये PMC की बहुत बड़ी नाकामी है कि वो उन्होंने आज MD-CAT कराया है तो उसके अंदर उनका सर्वर डाउन था, और उन्होंने इससे पहले NLE कराया है तो 2 से 3 जगहों पर उनका सर्वर डाउन रहा है। उन्होंने प्राइवेट कंपनीज को ठेके दिए हैं अपने लोगों को। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्टली मुझे बताएं कि गुज़श्ता रोज जो कुछ हुआ वो बड़े अनफॉर्चुनेट सीन्स है जो हमने देखे हैं। अगर यही प्रोलॉन्ग करता है, यही जंग जारी रहती है, तो फिर क्या होगा? फिर आप लोगों का अगला लाहेमल क्या होगा? जी, पहले तो मैं मजम्मत करना चाहूंगा उस सब की जो इन्होंने हमारे साथ किया। उस दिन हम पर आंसू गैस के शेल फेंके गए, हम पर मर्चों वाले स्प्रे किए गए, हमारे तलबा जो है वो और डॉक्टर्स जो है वो बेहोश होकर इमरजेंसी में दाखिल हो गए, उनको रेस्क्यू लेकर गई। मुझे समझ नहीं आती है कैसी गवर्नमेंट है जिन्होंने धरना दिया 124 दिन, और उसके बाद आज हमें ये रोक रहे हैं कि आप पुरअमन एहतजाज भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। हमारा अगला लायामत बहुत ही क्लियर और स्टांस है, और हमने पहले भी कहा था कि हम एक तो ये NLE एग्जाम नहीं होने देंगे, दूसरा स्टेप ये है कि हमने OPDs को बंद करना है, हमने इमरजेंसी को बंद करना। हम पहले कह रहे हैं हमारे साथ मुज़ाकरात किए जाए, हमने 2 दिन एहतजाज किया, लेकिन हमारे साथ मुज़ाकरात के लिए कोई मौजूद नहीं था, कोई नुमाइंदा नहीं आया, उल्टा हम पर सिर्फ और सिर्फ लाठीचार्ज किया गया, हमें मारा गया। इसके बाद आखिरी स्टेप जो हमारा है वो हमारा PMC का घेराव है, हम धरना देंगे इस्लामाबाद में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आपके वक्त हसन बलोच हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर्स वेकअप मूवमेंट के प्रेसिडेंट हैं। गुफ्तगू आपने सुनी, गुज़श्ता रोज़ जो कुछ हुआ ना सिर्फ उसका अहाता कर रहे थे, बल्कि उनका जो दुख है, कर्ब है, यकीनन ये एक सवाल है जो अरबाब इख्तियार से किया जा रहा है। और बेहतर तरीका तो यही होता है कि आप अक्रॉस द टेबल बैठ के, मेज़ पर बैठ के अपने ही लोगों के साथ बात करें और इस डिस्प्यूट को सेटल करें, बजाय इसके कि उन पर लाठी चार्ज करें, आंसू गैस की शेलिंग करें, कोई पेपर स्प्रे करें। इससे तो बहुत बेहतर है कि आप एक खुशगवार अंदाज के अंदर, पढ़े लिखे अंदाज में मामले को सॉल्व कर रहे हैं। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।